चुनावी मैदान में उतरने के लिए बीएसपी ने पूरी तैयारी कर ली है और इसी को लेकर मायावती ने बैठक में पदाधिकारियों के साथ ही कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। हालांकि मायावती फिलहाल एकला चलो रे की राह पर हैं, लेकिन उन्हें गठबंधन के लिए विपक्षी दलों से लगातार ऑफर मिल रहे हैं। चौबीस के रण में दम दिखाने के लिए मायावती अकेले चुनावी मैदान में हैं। उनकी नजर उन सीटों पर है जिसे 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जीत हासिल की और उन सीटों पर फिर से जीत दर्ज करने के लिए वो एक के बाद एक बैठक कर रही हैं, मंथन कर रही हैं, जिसमें चुनावी मुद्दों का जिक्र हो रहा है। मायावती ने चुनावी एजेंडा सेट करते हुए अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है। मायावती ने कहा, लव जिहाद, लैंड जिहाद, अवैध धर्मांतरण, मजार का बुलडोजर, यानी बुलडोजर की राजनीति और धार्मिक उन्माद फैलाने वाली नफरती चीजों से बचना होगा। दरअसल मायावती का प्लान मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाने की है, जिसके लिए वो लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मुद्दों को तूल दे रही हैं। 1 घंटे तक लगभग मीटिंग चली है और इस मीटिंग में किस तरह से 2024 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़े, इसको लेकर के मंथन किया गया है। इसके साथ ही साथ पिछले विधानसभा चुनाव और नगर निकाय चुनाव में जो बसपा की परफॉर्मेंस रही है, उस पर भी पदाधिकारियों से जवाब तलब किया गया है। उनको इस बात की साफ तौर से हिदायत दी गई है कि सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला और बेहतर प्रत्याशियों के चयन के फॉर्मूले पर बसपा को इस बार खासा ध्यान रखना है। मायावती जिस वक्त अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रही थी, ठीक उसी समय समाजवादी पार्टी में गठबंधन की खिचड़ी पक रही थी, वो भी कांग्रेस के इशारे पर, यानी बीजेपी से मुकाबला करने के लिए जो विपक्षी एकता की दीवार खड़ी हो रही है, उसमें बीएसपी की ईंट को भी लगाने की तैयारी हो रही है। और ये प्रस्ताव समाजवादी पार्टी की सांसद एसटी हसन की तरफ से आया है। उन्होंने भी बहुत सी सोशल इंजीनियरिंग भी करी है। एज ए नेता हम सब उनकी इज्जत भी करते हैं, लेकिन विपक्ष में के साथ आने के लिए हमारी सबसे यही दरखास्त है कि खुलूस नियत से साथ हो जाए। हम बीजेपी से लड़ें, आपस में ना लड़ें। बीएसपी समाजवादी से ना लड़े, बीएसपी बीजेपी से लड़े, तो वो खुलूस नियत माना जाएगा। दरअसल मायावती पहले ही अकेले चुनाव लड़ने का दावा कर चुकी हैं, लेकिन बीजेपी के बाद बीएसपी ही वो पार्टी है जिसके पास सबसे ज्यादा सांसद हैं। यानी अगर बीजेपी को यूपी में क्लीन स्वाइप से रोकना है तो मायावती को विपक्षी गठबंधन में साथ रखना जरूरी है और इसी रणनीति के साथ कांग्रेस गठबंधन का हाथ बढ़ा सकती है। लेकिन मायावती ने अब तक अपना पत्ता नहीं खोला। कांग्रेस और बसपा लड़ सकती है चुनाव। 40-40 लोकसभा सीटों पर चल रही बात। कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे बीएसपी के प्रतिनिधि। पहले 3 राज्यों में साझेदारी की भी बात, यानी मायावती के पास गठबंधन के चौतरफा ऑफर हैं, लेकिन फाइनल फैसला बीएसपी अध्यक्ष का ही होगा। हालांकि कांग्रेस नेता अब भी गठबंधन के लिए कॉन्फिडेंट है। अभी चुनाव में 6-7 महीने हैं। बहुत से लोग जो पहले दूर खड़े थे करीब आ गए। मुझे उम्मीद है जब चुनाव की हवा चलेगी, आंधी में बदलेगी, तो उनका मतदाता उनसे कहेगा कि आप इस गठबंधन में शामिल हो। उनके विधायक कहेंगे। तो बहुत से दल, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, पहले नहीं थे, अब शामिल हो रहे कि नहीं हो रहे, यही होगा। तो क्या मायावती कांग्रेस से गठबंधन करने वाली है या फिर समाजवादी पार्टी के साथ 2019 की तरह चुनाव लड़ने वाली है, या फिर तीनों का 80 में बंटवारा होने वाला है? इन सवालों का जवाब जल्द ही मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड में किराएदार के वेरिफिकेशन का प्रोसेस इन दिनों विवादों में है। दरअसल मकान मालिक जब अपने घर में किराएदार रखते हैं तो उन्हें उनका वेरिफिकेशन कराना होता है, लेकिन जब वो वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो वहां उन्हें जो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं वो ना सिर्फ आपत्तिजनक है बल्कि चौंकाने वाले भी हैं। किराएदार के कामकाज का व्यवसाय वाले कॉलम में दिए गए ऑप्शन में भाड़े का हत्यारा, दलाल और वैश्या तक शामिल किए गए हैं। ऐसे में न सिर्फ मकान मालिक हैरत में है बल्कि वेरिफिकेशन
वेरिफिकेशन प्रोसेस में इस तरह की खामी पर भी कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। यहाँ मेरे सामने उत्तराखंड सरकार का ई सर्विसेज पोर्टल यानी कि जिसका नाम अपनी सरकार नाम से है, ये खुला हुआ है। इस पोर्टल के माध्यम से करीबन 200 से ज़्यादा ऐसी सेवाएं हैं जिसे आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी एक सेवा है किराएदार का सत्यापन। जब आप कोई नया किराएदार अपने वहाँ रखते हैं तो उसके वेरिफिकेशन के बाबत ये कॉलम है। अगर मैं इसको अप्लाई नाउ का बटन दबाता हूँ तो एक नया पोर्टल खुलता है, एक नया पेज खुलता है जिसका नाम है police-citizenportal.uk.gov.in, यानी पुलिस का ये पोर्टल है। इसमें एक कॉलम है, ये मकान मालिक के लिए है, व्यवसाय। इसी तरीके से आगे जाते हैं किराएदार सूचना, इनका भी एक कॉलम है, उसमें भी व्यवसाय। अब कोई भी दोनों चुन लीजिए। इसमें जो कैटेगरीज दी हैं उसको लेकर लोगों ने आपत्ति दर्ज करी है। इस कैटेगरी में बड़े अजीब अजीब से कॉलम दिए हुए हैं, जैसे कि क्या आप ईसाई मत के प्रचारक हैं, क्या आप दलाल हैं, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं यानी कि भाड़े पे हत्याएं करते हैं, क्या वेश्या हैं, और ऐसे ही ना जाने कितने आपत्तिजनक शब्द हैं इसमें। उसको लेकर यहाँ लोगों ने नाराजगी दिखाई है। देखिए अब ये बहुत बड़ी सी कैटेगरी है जिसमें खाना बदोश और अलग अलग कई तरीके के कैटेगरीज हैं, लेकिन कुछ शब्द बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक हैं जिसको लेकर लोगों को दिक्कतें हैं। उत्तराखंड में जब कुछ मकान मालिकों ने किराएदार की वेरिफिकेशन के लिए ई सर्विस पोर्टल का रुख किया और जब कॉलम भरने की बारी आई तो वो हैरान रह गए। मकान मालिक को खुद की और किराएदार की जानकारी देने वाले कॉलम में व्यवसाय का जिक्र करना है और इसी कॉलम में भाड़े का अपराधी, शराब तस्कर, वैश्या जैसे कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस के अधिकारी अपने आप को इस कारनामे से अनजान बताते हैं और अब एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। जो व्यवसाय की श्रेणियां उस ऐप में जो मैंने देखा उसमें रखी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट किलर, अवैध दवाइयों का विक्रेता, वेश्यावृत्ति करने वाले, चोरी चकारी करने वाले, क्या ये सब इस देश में, इस प्रदेश में व्यवसाय की श्रेणियां हैं और क्या ये सब लीगल हैं? क्या पहले क्या इन सबको सरकार व्यवसायी मानती है? हो सकता है ये पुलिस प्रपत्रों में अपने तरफ से जो अपने तरफ से पुलिस की तरफ से इंटरनल रिपोर्ट लगना होता है उसका बस भी हो सकता होगा। अब इसको आप दिखा रहे हैं, क्या इस पे क्या कमी है, कुछ क्या है, इसको दिखा रहे हैं। सर ऐसा क्या हो सकता है कि होना चाहिए उसके अंदर, या ऐसा नहीं, वही इसको दिखा देंगे, उसको एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे। हो सकता है वो पुलिस की तरफ से रिपोर्ट भरने वाला हो सकता है, अपने जो एप्लीकेंट है उनका भी मिक्स हो गया हो, उसे टेक्निकली उसको हम दिखवाएंगे। पुलिस वेरिफिकेशन के प्रोसेस पर बीजेपी और कांग्रेस ने भी आपत्ति दर्ज कराई। पार्टी नेता कहते हैं कि वेरिफिकेशन में संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। प्रकार से पूछा जाना वो तर्कसंगत नहीं होगा। देखिए हमारे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण है, राजपूत है, वैश्य है और शूद्र है। इस विषय को लेकर के आप पूछ सकते हैं, पर उनका व्यवसाय क्या है ये विषय को लेकर के थोड़ा इस संज्ञान में अभी तक नहीं आया, तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूं आपको। ये वेरिफिकेशन ड्राइव बिल्कुल फर्जी है। वेरिफिकेशन इस प्रकार से होता है कि आप किसी से पूछें कि आप कौन हैं, आप मोची हैं, आप नाई हैं, आप धोबी हैं, आप वैश्या हैं, आप इस प्रकार के ऊट पटांग सवाल किसी से कहा जा रहा है। अब किसी को बोलोगे कि आप चोर हैं, डाकू हैं, तो कोई ये कहेगा कि मैं चोर हूं, डाकू हूं। जानकार कहते हैं कि ई सर्विस पोर्टल जरूरी डॉक्यूमेंट मुहैया कराने का अच्छा माध्यम है। ऐसे में पोर्टल को प्रोफेशनल हाथों से गुजरना चाहिए, नहीं तो यूजर्स को असुविधा और फजीहत झेलनी पड़ सकती है। चमोली से नितिन सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस की स्टेट विजिट पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पीएम मोदी ने 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य और ऐतिहासिक समारोह में योग सत्र की अगुवाई की। इसमें संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारी और दुनिया भर से आए प्रमुख शख्सियत शामिल हुए। पीएम मोदी ने 180 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों के साथ योग भी किया। इस विशेष कार्यक्रम में राजनयिकों से लेकर कलाकार, शिक्षाविद और उद्यमी तक शामिल हुए। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। योग दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए पूरी दुनिया एक मंच पर आ गई। सुपर पावर अमेरिका भी पीएम मोदी के साथ योग करता नजर आया
और इस ऐतिहासिक पल को पाने के लिए अमेरिका में भारतीय डायस्पोरा के लोग काफी उत्साहित नजर आए। Yoga means to unite. So your coming together is an expression of another form of yoga. I remember about 9 years ago, right here at the UN, I had the honor to propose celebrating the International Day of Yoga on 21st June. यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क।